हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह आप लोगों को हिंदी पढ़ाती हूँ। इससे पहले भी हमने हिंदी की 2-3 क्लासेस ली हैं, टोटल 4 क्लासेस ली हैं, जिसमें हमने वर्णमाला क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवा क्या होते हैं, स्वर के भेद, ये सब कुछ पढ़ा है। आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर टीजीटी, पीजीटी, बड़े एग्जाम और ये जो यूपी टेट, सी टेट हैं, इन सबों में भी 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, आने ही आने होते हैं। ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बनने वाले क्वेश्चन अधिकतम गलत हो जाते हैं, लेकिन इनको मैं आज इतने आराम से और इतने अच्छे से आपको समझाऊंगी कि फिर एक बार ऐसे प्रैक्टिस करके आप समझने की कोशिश करिएगा तो फिर ये आपसे भूलेंगे नहीं। चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णमाला के ही हमने जो 5 भाग बताए थे उनमें से ही ये तीसरा भाग है, दूसरा भाग है। पहला तो हमने वर्ण के भेद पढ़ाए, जो हमने तीनों पढ़ा के कंप्लीट कर दिए, और ये जो तीसरा भाग है अयोगवाह, फिर हम पढ़ाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। लिखा है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अ से जो है ये अ वर्ग आ जाएगा, आ और अह। विसर्ग यही होता है। और क से क, ख, ग, घ, अंग और है। ये क, ख, ग, ह और इनका उच्चारण स्थान गला माना जाता है, यानी कि कंठ। एक बार आप भी करिए, क, ख, ग, अंग। अपना हाथ अपने गले पे, यहाँ कंठ पे रखिए और इनका उच्चारण करिए। फिर देखिए आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ, इनका उच्चारण होता कहाँ से है। फिर दूसरा है इचु सानाम तालव्य। तालव्य मतलब तालु होता है। ई और ई, च, छ, ज, झ, य, स। ये च वर्ग पूरा, और ये अ और य और स, ये दोनों, इन पूरे का उच्चारण तालव्य यानी कि तालु माना जाता है। इनका उच्चारण एक बार हमारे साथ करिए, च, छ, ज, झ, अंग। जीभ हमारी जो है ये ऊपर के पोर्शन को छूती है, तालु को, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु माना जाएगा। य, स्व करके देखिए, तालु मतलब ऊपर माना जाता है। फिर तीसरे पे आते हैं ऋटुर सानाम मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मूर्धा होता है। मूर्धा मतलब तालु के पीछे वाला भाग जो होता है। री में ये री आएगा। टू में ये ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ और र जो है। और ये र और स जो है ये भी इन्हीं में आते हैं, मूर्धन्य में ही आते हैं। इनका भी उच्चारण करके आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनका उच्चारण होता कहाँ से है। फिर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमसे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेपर में भी हमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। उनमें हम एक बार इनको रिमेम्बर करेंगे तो हमको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे आते हैं, लिखा लितुल सानाम दंतव्य। ली मतलब ये वाली ली। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो जो संस्कृत के 13 स्वर होते हैं उनमें ये और ये वाले री को बढ़ा दिया गया है, इनको और इनको, इन्हीं दोनों को बढ़ा करके उन्होंने 13 मान लिया है। और हिंदी में ये दोनों नहीं माने जाते, इसलिए हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फिर हम आते हैं ल और स पे। त वर्ग पूरा, ल और स, इनका उच्चारण दांत से होता है। एक बार खुद से करिए, त, थ, द, ध, न। कभी कभी देखते हैं आप, जिन लोगों का दांत आगे का टूट जाता है, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं या ऐसे भी किसी का टूट जाता है, तो ये कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो पूरा शब्द समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये त वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, और जब दांत ही टूट जाते हैं तो इनके उच्चारण सही से नहीं हो पाते हैं। फिर हम आते हैं 5th नंबर पे, लिखा है उपोद्यमानीय नाम ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब ओठ होता है। ओठ का ही काम हुआ ना, हमारे ओठ का आकार बदल गया इनका उच्चारण करने पे। फिर आते हैं प, फ, ब, भ, म।
प फ ब भ म। खुद से करके देखिए, फिर समझ में आएगा। फिर लिखा है ए दौतो कंठ तालव्य। ए दौतो मतलब ए और ए, इन दोनों का स्थान कंठ तालव्य है, या एक भी पूछ लिया तो भी इनका स्थान कंठ तालव्य है। क्यों कंठ तालव्य है? क्योंकि ये सिर्फ ए है ना, ये इन दोनों से मिलके बना है, ये वाला शब्द। उसी तरह से अगर ये वाला पूछेगा तो अ प्लस ई बराबर ए, ये इनसे मिलके बना है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि अ का उच्चारण स्थान आपने यहाँ देखा कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान आपने देखा तालव्य तालु में है। ये समझ में आ गए ना? इनको इसे ऐसे ही समझा जाएगा। अ का और ई का, अ का कंठ है, ई का तालव्य है, इसलिए ई दोनों को मिला के ही ये शब्द बना, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य माना गया। इतना समझ में आया? फिर आता है ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ और और रहेगा। कंठोष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि जो ये ओ बना है ना, ये अ और उ से मिलके बना है, अ और उ से मिलके ओ बना। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ के कंठोष्ठ लिख दिया गया और इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ मान लिया गया। कभी कभी जिह्वा मूल भी शब्द पूछ लिए जाते हैं। एक क और ख को जिह्वा मूल शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जिह्वा मूल मतलब अंत होता है, जिह्वा मतलब जीभ होता है, ये वा है, ह में वा बना है। जिह्वा मतलब जीभ होता है, मूल मतलब अंत होता है। जहाँ जीभ का अंत होता है वहीं से कंठ का आरंभ होता है, इसलिए क और ख को जिह्वा मूल शब्द माना गया है। ये सातों समझ में आए। इसके बाद दो और लिखना है। इनको पहले आसान से बता दें आपको, कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनको याद सिर्फ इतना करना है, नीय नाम नाम सब में दिया है, नाम सब में दिया। देखो नाम यहाँ भी है, नाम यहाँ भी है, आपको इतना ही याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि देखिए ये अंग लिख के, फिर क वर्ग लिख के, फिर लिखिए कंठ है, फिर च छ ज झ लिख के, फिर च वर्ग तालु है, फिर त लिख के त थ द ध वर्ग, फिर दांत है। ऐसे लिखना फिर याद करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप इनको याद करिएगा तो ये स्वर, व्यंजन और जो अंतस्थ वर्ण है, उष्म वर्ण है, वो सब भी साथ में याद हो जाएंगे। नहीं तो आप क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग में बांटिएगा, फिर अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण लिखिएगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा। और ऐसे क्या है, ये याद होंगे तो इनसे ही वो वर्ण भी याद हो जाएंगे और इनके साथ अंतस्थ और ऊष्म भी याद हो जाएंगे। दिखाती हूँ आपको। ऐसे देखो ये स्वर आ गए, कैसे क वर्ग आ गया, है जो है ये ऊष्म है, स है। फिर देखिए ये इचू ऐसा नाम, इतना आप याद कर लीजिए, इचू ऐसा नाम, इससे पूरा ई वर्ग भी आ गया, ई दोनों आ गया। च से पूरा च वर्ग भी आ गया। ये क्या है, य अंतस्थ वर्ण है, ये भी साथ में ही याद हो जाएंगे। ये संस्कृत और हिंदी दोनों में एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं, और इनको अगर इसके थ्रू याद करिएगा आप तो फिर ये भूलेंगे नहीं, और आप बांट के वर्णों में याद करिएगा तो फिर आपको पढ़ने में भी कठिनाई होती है और आसानी से समझ में भी नहीं आता है। इनको बस इतना आप याद करिए, फिर ये आपको नहीं भूलेंगे। यहाँ आपको ऋतु रसा याद करना है। री ये आ जाएगा, ट ठ ड र और स आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण भी इसी में ही आ गए हैं। इसके बाद हम आपको दो और है पढ़ाती हूँ। 7 हो गया ना? हाँ, याद करने की और समझने की इनकी बस यही ट्रिक है। इनको इसी तरह से ही आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग लिख के समझने में फिर दिक्कत होती है।
ये जो 8वां है ये लिखा है वकारस्य दंतौष्ठ वकारस्य दंतौष्ठ। दंतौष्ठ मतलब दांत, यहाँ हो गया, क्या हो गया, दांत और ओठ। ये वह एक ऐसा शब्द है जो दांत और ओठ दोनों को मिला के इसका उच्चारण होता है। फिर एक आता है नासिक वर्ण। क्या आता है, नासिक वर्ण। नासिक वर्ण क्या है, ड़, और म। ये कौन से वर्ण हैं, ये नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। पहले इनका उच्चारण स्थान देखिए, इनको हम ऐसे याद करेंगे, कंठ नासिक के। अभी हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे कि क्यों किस किस शब्द को ऐसे कहा गया है। इनके पीछे भी एक रीजन है, अभी मैं आपको पहले लिख लूं फिर आपको समझाती हूँ कि ये तालु नासिक के जोड़ जोड़ के क्यों कहे गए हैं। एक बार इनसे आप पढ़िएगा, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा ना, फिर ये भूलते नहीं हैं। और इनको जितना ज्यादा आप रटने की कोशिश करिएगा ये आपको भूल जाएंगे। दांत लिखा है हमने ना, दंत नासिक के लिखने जा रहे थे। अभी इन्हें समझाती हूँ मैं आपको, एक बार इनको लिखने दीजिए। ये क्या है, ये है क वर्ग का। किधर का है, क वर्ग का। ये है च वर्ग का। कहाँ का है, च वर्ग का। ये है ट वर्ग का, ट वर्ग का। ये है त वर्ग का, त वर्ग का। और ये है प वर्ग का, प वर्ग का। इतना समझ में आया था ना, बस ये लास्ट वाला समझाना है ना। लिखा है नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण इनको ऐसे जोड़ के ही एक में लिख सकते हैं। इनको ये लिखा है कंठ नासिक इनका उच्चारण स्थान माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये ड़ जो है इसका उच्चारण क वर्ग के सबसे अंतिम वर्णों में से गिना जाता है और क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। और ये नासिक के वर्ण का एक वर्ण है, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। उसी तरह से इस पे आते हैं, ये च वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण है। च वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण है और ये नासिक के वर्ण का एक वर्ण है, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। ड़ है जो ये इनके वर्ग का है, इसलिए इनको कहा जाता है। ट ठ ड ढ ड़। ट वर्ग का सबसे अंतिम है और नासिक के वर्ण का एक वर्ण है, इसलिए इन्हें मूर्धा नासिक के कहा जाता है। न भी उसी तरह है, त थ द न वर्ग का है, इसलिए इन्हें कहा गया है। ऐसे ही म है ओष्ठ नासिक के। क्यों कहा गया, क्योंकि ये प वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण है और नासिक के वर्ण का एक वर्ण है, इसीलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहा गया है। इनका उच्चारण स्थान इसी तरह से दिया रहेगा। यदि ड़ लिख करके उसमें
4 ऑप्शन दे दे, एक में कंठ नासिक के लिखे और दूसरे में सिर्फ कंठ लिखे, तीसरे में नासिक, चौथे में ओष्ठ लिखे, तो हम इनको गलत मानेंगे। जो कंठ नासिक के एक साथ लिखा रहेगा उन्हें ही हम सही मानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यदि हम खुद से इनको बोल के करके सीखेंगे ये तभी हमें याद होंगे। यदि इनको हम रटना चाहेंगे तो ये हमें कभी भी याद नहीं होते हैं। इसलिए इनको हमें मुंह से अपने उच्चारण करके देखना है, ये तभी ही याद हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितना पढ़ाई हूँ अच्छे से पढ़ाई हूँ और आपको समझ में भी एकदम अच्छे से ही आया होगा। यदि ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप इनको दोबारा पढ़िए और साथ साथ इनके उच्चारण करके देखिए, फिर मैं गारंटी लेती हूँ कि फिर ये आपसे भूलेंगे नहीं कभी भी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ वर्ण विच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।